Hello and good evening to all of you. Welcome to BPSC Concept वाला. I am Rahul and this is your Confidence Booster Series Day 13. आज हमारा 13वां दिन है Confidence Booster Series का एंड आई एम होपिंग कि आप लोग सब क्वेश्चन अच्छे से लगा रहे हैं. जो भी 10 सवाल दिया जाता है PDF उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं और अटेम्प्ट करने के बाद आप उसका आंसर जो है कमेंट में करके बताते हैं, है ना. और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा. बाकी आज का जो सवाल है वो आपको दिखने में आसान लगेगा, जो कि है भी आसान, लेकिन वहीं आप एज प्राप्त कर सकते हैं. कभी कभी क्या होता है, आपको जो आसान लगता है उसमें आप गलती करके आ जाते हैं, आपका रिजल्ट रुक जाता है. जो सवाल सब लगा रहे हैं वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, है ना. जो आसान सवाल है वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए. सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज कि विच एलिमेंट इज नॉट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट, है ना. कौन सा तत्व मानव शरीर में पसीने के माध्यम से उत्सर्जित नहीं होता है. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम एलिमिनेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको नहीं पता हो कि पसीना में क्या क्या लगता है, आपको तो लगता है ये वेस्ट मटेरियल है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन उसमें देखेंगे कि आपको दिखेगा उसमें मैग्नीशियम होता है, जिंक हो सकता है शरीर में, है ना, आयरन भी होता है. लेकिन आप सल्फर, है ना, सल्फर से क्या होगा? सल्फर से तो आपको वो गर्मी लगने लगेगा, वो आग लग जाएगा. तो आप ये देखेंगे कि सल्फर तो नहीं होगा. आयरन आपके बॉडी में पाया जाता है कि जिससे हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन का बना होता है, जिसके कारण जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसका कलर जो है वो क्या होता है? रेड होता है. दूसरा आप मैग्नीशियम देखे होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो आपका ये ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है. जिंक आप देखेंगे कि जिंक के टैबलेट्स खाते होंगे या किसी खाना में जिंक मिलता है, लेकिन आप सल्फर नहीं देखेंगे कि सल्फर होता है. ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि कौन सा नहीं है, विच इज नॉट, है ना, उत्सर्जित नहीं होता है, तो वो कौन सा होगा? वो सल्फर होगा. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है. हमारा जो स्वेट है वो कौन सा ग्लैंड है, वो जो है वो करता है. जो ह्यूमन स्वेट है, येलो कलर के पेन से लिख ले रहे हैं, जो ह्यूमन स्वेट है वो 2 ग्लैंड्स में होता है जमा. पहला उसको बोलते हैं एक्रीन ग्लैंड और जो दूसरा है वो है एपोक्रीन ग्लैंड. ठीक है, एक्रीन ग्लैंड एंड एपोक्रीन ग्लैंड. इसी में क्या होता है, ये जो दोनों है, यही जो सेल है वो सिक्रीट करता है एक फ्लूइड को, जो सिमिलर टू किसका सिमिलर होता है? प्लाज्मा. आपको पता है कि ब्लड में क्या होता है? ब्लड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है. और जो प्लाज्मा होता है वो मोस्टली किस चीज़ का बना होता है? वाटर. और वाटर के साथ क्या क्या होता है? तो वाटर का देखेंगे, ये इसमें होगा H2O, इसमें होगा Na, सोडियम, है ना, ये Cl, K, है ना, ये सब. तो ये क्या होता है? ये जमा होता है. जब आप कभी कोई तेज काम करते हैं, जैसे एक्सरसाइज किए या भागे, रनिंग किए, तो क्या होगा कि वो यहाँ पे जमा न होकर फट से बाहर आ जाता है यहाँ पे, तो पसीना ज़्यादा चलता है, जिसको पर्सपिरेशन बोलते हैं. और जब आप कोई वैसा काम करते हैं तो वो क्या होता है? यहीं पे रह जाता है जमा, तो बाहर नहीं निकल पाता है ना. तो यही जो है, जो एक्रीन ग्लैंड है, एपोक्रीन ग्लैंड है, वो पसीना निकालता है. ये जो आपका स्किन का जो पहला लेयर है वो एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस. तो ये ध्यान रखेंगे. और उसमें क्या क्या होता है? उसमें आप देखेंगे कि आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, बट सल्फर इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्वेट. ऑलराइट, अब हम देखेंगे अगला सवाल. हमारा जो अगला सवाल है वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. जो मानव शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पहला लिवर, दूसरा स्किन, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड चौथा ओवरी, है ना, अंडाशय, छोटी आंत, त्वचा और यकृत. अब जैसे ही सोचेंगे कि ह्यूमन में लार्जेस्ट ऑर्गन की बात की जा रही है, तो ऑर्गन कैसे बनता है पहले आपको वो पता होना चाहिए कि जो हमारा जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? सेल. सेल से मिलके क्या बनता है? बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाएगा? वो टिश्यू बनाएगा, है ना. और बहुत सारा टिश्यू जब मिलता है तो वो क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा. जब बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो क्या बोलता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है ना. और जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो ये क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक यूनिट क्या होगा? सेल. सेल बहुत सारा आप सुने होंगे, यूकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट होता है. बहुत सारे सेल जो मिले, सेल बन के क्या बनाया? टिश्यू बनाया. टिश्यू जब बना, टिश्यू मिलके वो क्या बनाएगा? जब बहुत सारा टिश्यू बना तो एक ऑर्गन बन गया. जैसे लिवर भी एक ऑर्गन है, स्किन भी हमारा एक ऑर्गन है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी एक ऑर्गन है, किडनी जो है वो हमारा ऑर्गन है, ब्रेन है हमारा वो एक ऑर्गन है. और यही जब एक सिस्टम बनता है, जैसे हम अगर बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो उसमें क्या क्या आता है? ब्लड आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, आर्टरी आ जाएगा, है ना, वीन्स आ जाएंगे. ये सब मिलके क्या बनाएगा? वो ऑर्गन सिस्टम. बट ब्लड इज ए ऑर्गन, हार्ट इज ए ऑर्गन, आर्टरी इज ए ऑर्गन, वीन इज ए ऑर्गन. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. तो इसमें पूछ रहा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत तो है,
बट उससे भी बड़ा क्या है हमारा स्किन, जो पूरे आपके शरीर को ढका रहता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, देन इट इज लिवर, है ना। और ये हैवीएस्ट भी होता है। अगर देखा जाए तो इसका जो है 1.5 kg से 1.7 kg वेट होता है हमारा किसका, लिवर का, जिसको यकृत बोलते हैं। स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो वो 7.5 मीटर के करीब होता है। और इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, इसका रेडियस के कारण, ये पतली होती है। और जो बड़ा वाला मोटा वाला होता है उसको हम बोलते हैं लार्ज, ठीक है, इस तरीके से। और ओवरी जो होता है वो क्या होता है, अंडाशय होता है, वो फीमेल में। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल, कुछ आपको हम फैक्चुअल चीज़ बता देते हैं। अगर आपसे पूछता है कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, पूरे जो हमारा जो अर्थ है उस पर अभी तक का नोन लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो वो होगा ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच का एग जो है वो क्या है, लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, तो वो हमारा न्यूरॉन्स होता है। न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन में होता है ना, जो नर्व सेल जिसको भी बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ब्रेन का, और ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। अगर ह्यूमन सेल पूछे कि लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन होता है, तो वो होता है ओवम, जो फीमेल में पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल भी बोलते हैं फीमेल में। अगर स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल पूछा तो वो मेल में पाया जाता है। और जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। अगर आपसे पूछा कि स्मॉलेस्ट सेल ओवरऑल, तो वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ऑलराइट, जिसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले सवाल पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। पहला जलवाष्प, दूसरा ओजोन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा उपरोक्त सभी। सबसे पहले आपको इस सवाल में ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस, है ना। कोई हरा सा घर है उससे गैस निकलता है, उसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जी नहीं। ग्रीन हाउस गैस समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अर्थ और एटमॉस्फेयर क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा अर्थ है ना, हाईलाइटर ये कहाँ गया, हाँ, दिस इज द लेयर ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ के ऊपर जो भी आप देखेंगे ये क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर होता है। आप पढ़े होंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, है ना। तो ये हम अर्थ के ऊपर जो देखेंगे जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वो क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में देखेंगे कि रोज सुबह और शाम होता है। जब शाम होता है तो ये जो सन है वो क्या होता है, सनसेट हो जाता है और ये दिखता नहीं है, और इंसोलेशन जो है वो बंद हो जाता है। सुबह फिर से होता है और लाइट आना शुरू होता है। जब लाइट आना शुरू हुआ तो सोलर रेडिएशन शुरू हुआ। सोलर रेडिएशन शुरू हुआ तो वो क्या करेगा, हीट अप करेगा हमारे अर्थ को। जब हीट किया तो जब भी आप पढ़े होंगे कि जब भी चीज़ गर्म होती है तो वो क्या होगा, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठेगी सॉरी, जब वो ऊपर उठेंगी तो क्या होता है, एक लेयर होता है जो इसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो कुछ तो क्या होता है कि जो सारा जो हवा ऊपर चली गई, ठंडी हो गई, तो हमारा अर्थ क्या होगा, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको कुछ हीट चाहिए। हम ही लोग को बहुत सारा कुछ हीट चाहिए, ऐसा नहीं कि निगेटिव में चाहिए या ठंड ही चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ नेचुरल जो होता है, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके कारण थोड़ा हीट इस पर रहने दिया जाता था। अब क्या है कि हम लोगों ने CO2, मीथेन, NO2 ये सब के कारण क्या होता है कि जो हीट जितना करना चाहिए ऑब्जर्व, बाकी सबको ऊपर जाने देना चाहिए, स्केप, वो क्या करता है, सबको ट्रैप करके नीचे ही रख लेता है। तो ये सब जो होता है इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सा गैस होता है वो हम देख लेंगे कि मेनली जो है 5 गैस को हम बोलते हैं। पहला वाटर वेपर होता है, दूसरा ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद एक होता है मीथेन, और एक होता है NOx, है ना। तो ये सब जो है, ये जो मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर एटमॉस्फेयर में आपको बताएं कि ये एटमॉस्फेयर है, इसमें अगर ये सब गैसेस बहुत ज़्यादा हो गया, कौन कौन सा, वाटर वेपर, है ना, जिसको हम जलवाष्प को कहते हैं, ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया और NOx, ये सब अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, हीट को ट्रैप कर लेता है ना, हीट को ट्रैप कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, और रेडिएशन को ऑब्जर्व कर, रेडिएट होने ही नहीं देगा, तो ऊपर जाएगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो भी ग्लेशियर्स हैं वो सब पिघलने लगेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। सो नाउ यू कैन रिलेट द थिंग्स कि हाउ ग्रीन हाउस इज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस कैसे हो रहा है, ड्यू टू पोल्यूशन, कि हम लोग ज़्यादा पोल्यूट कर दे रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को, दैट्स वाई, ठीक है।
तो कौन सा इसमें हो जाएगा? इसमें वाटर वेपर भी है, ओजोन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए मेन तो दो और जोड़ देंगे इसमें, मीथेन और NOx। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब संवैधानिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब वैधानिक संस्था, ऑटोनोमस बॉडी मतलब स्वायत्त संस्था, नन ऑफ देम मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको जब भी RBI का नाम लगता होगा तो आपको लगता होगा ये तो हमारा सबसे हेड का बैंक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा देश का जो है वो सेंट्रल बैंक है, यही सबको रेगुलेट करती है। अगर ये रेगुलेट करती है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक संस्था कहते किसको हैं। संवैधानिक संस्था उस संस्था को कहते हैं जिसका जिक्र हमारे किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे पॉलिटी में तो क्या कहीं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम मिला? बोलेंगे नहीं। तो अगर मिला ही नहीं देन हाउ दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? ये तो होगा ही नहीं। तो दूसरा क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आपको पता होना चाहिए कि वैधानिक संस्था किसको कहते हैं। तो वैसा इंस्टीट्यूशन आप पढ़े होंगे जो क्या है? लॉ के अंतर्गत इंट्रोड्यूस करवाया गया हो, है ना। कोई बिल लाएंगे, बिल वो पास बन के लॉ बन जाएगा और वो क्या बन जाएगा? स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाएगा। जैसे नीति आयोग है, उसी तरीके से आप पढ़े होंगे RBI के बारे में कि RBI जो है वो 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया? नेशनलाइज कर दिया गया। सॉरी, नेशनलाइज नहीं, ये बना तो कैसे बना कि RBI एक्ट लाया गया था। अब देखें क्या ये एक्ट लाया गया था 1934। जब RBI एक्ट 1934 लाया गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? स्टैट्यूटरी वैधानिक संस्था हो गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं लाए हैं, इसको हम अलग से एक लॉ बना के लाए हैं। और वो कब से शुरू हो गया? 1 अप्रैल 1935 को। तो बोलेंगे भाई उस समय तो हमारा देश ही आज़ाद नहीं था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 को। तो इसको नेशनलाइज हम कब किए? 1949 में। कब? 1 जनवरी 1949 को हम क्या किए? इसको हम नेशनलाइज कर दिए। तो बोलेंगे कि नेशनलाइज कर दिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वैधानिक संस्था हो गया। मतलब ये सही है, ये तो गलत है। अब है ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्था, मतलब ये अपना डिसीजन खुद लेने के लिए रेडी है। तो बोलेंगे कि RBI अपना लेता है क्या डिसीजन खुद से? नहीं। ये तो कौन डिसीजन इसको करके देता है? तो ये काम जो है वो किसके अंदर करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको बताना कि अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। हालांकि बहुत आसान सवाल है, आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप बताइए कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन हैं। ठीक है, तो ऑटोनोमस बॉडी होगा, क्या वो अपना सारा जो भी डिसीजन है वो खुद लेता है? तो अगर वो ऑटोनोमस होता है इसका मतलब कोई मिनिस्ट्री के अंदर ही नहीं होता, तो वो क्या है? ऑटोनोमस नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। और नन ऑफ द अबव। अब बोलेंगे सर ऑटोनोमस बॉडी जैसे क्या होगा? तो जुडिशरी का आप नाम सुने होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? हाई कोर्ट किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? नहीं। ठीक है, तो जुडिशरी को हम बोल सकते हैं क्या कि ऑटोनोमस बॉडी है। बट दिस RBI इज स्टैट्यूटरी बॉडी। अब हम आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो ये है कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो पेन कहाँ गया? हेडक्वार्टर तो सफ़ेद हो गया, रेड। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको हम बैंक ऑफ बैंकर्स बोलते हैं। जितना भी बैंक है सबका ये बैंकर है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ? महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें इसके गवर्नर के, कौन होंगे गवर्नर? संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं, संजय मल्होत्रा। और इसके आपको पता होगा कि एक गवर्नर होता है और इसको हेल्प कौन करता है? 4 डिप्टी गवर्नर। तो वो कौन कौन है आपको हम बता दे रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में BPSC में सीधा सवाल पूछ देगा। तो जो पहले इसके डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं M राजेश्वर राव, इसको मिटा दे रहे हैं। जो दूसरे हैं वो उनका नाम है स्वामीनाथन जनाकिरमन। ठीक है, स्वामीनाथन जे, ऐसे भी याद रख लेंगे। तीसरे हैं T रविशंकर और चौथे हैं पूनम गुप्ता। तो ये 4 जो हैं ये क्या हैं? डिप्टी गवर्नर हैं। और जो गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा। तो आपको बताना है कि जो सिक्का होता है ना, जो कॉइन्स होते हैं और जो एक नोट होता है, जो कागज़ का नोट देखते होंगे, तो नोट पे किसका साइन होता है और कॉइन्स पे किसका? ये कौन सा RBI निकालता है? नोट कौन निकालता है? RBI निकालता है या सिक्का कौन निकालता है? ये आप बताएंगे। दोनों में से ऑब्वियसली जब हम पूछ रहे हैं इसका मतलब कोई एक चीज़ है जो RBI निकालता होगा, कोई एक चीज़ जो है जो RBI नहीं निकालता होगा।
तो आप बताएंगे नोट पे किसका साइन होता है, गवर्नर का साइन होता है, उसको असिस्ट कौन करता है, डिप्टी गवर्नर 4 होता है, जिसमें कौन कौन है, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथ जे, टी रविशंकर एंड पूनम गुप्ता। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत है नहीं, ठीक है। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ये सब गवर्न करता है ना। अगला सवाल जो है, सनलाइट हैज, सूर्य की प्रकाश किस प्रकार का विकिरण करता है। इसमें पहला है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, लघु तरंग सौर विकिरण, दीर्घ तरंग सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या कि व्हाट इज, जो सनलाइट है उसमें क्या क्या होता है। तो आप देखेंगे क्या कि ये सन है, और रोज आप देखेंगे कि कुछ मिनट में, कितने मिनट में जो अर्थ तक है वो पहुंच जाता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि जो सनलाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। बीपीएससी आई थिंक ये भी सवाल आपसे पूछा हुआ है। तो आप देखेंगे कि सन से आता है, आपको अभी हम बताए थे कि हमारा अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एक लेयर है हवाओं का, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जो पहला लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद एक लेयर होता है उसको स्ट्रेटोस्फेयर। आगे हम एक सवाल है जो आप देखे भी होंगे, आपको हम बताएंगे। तो सन से क्या होगा, सनलाइट आएगा। तो सनलाइट में क्या क्या होता है, ठंड में देखते होंगे कि सनलाइट में बोलते चलो धूप में बैठेंगे, तो धूप क्या होता है, वो सनलाइट है। सनलाइट में क्या हुआ, हीट होगा, है ना, हीट होगा, उष्मा होगी। और ये जो हीट है वो किस तरीके का होता है, इसी हीट के कारण क्या होता है, इंसोलेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन होता है। वो कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। तो इंसोलेशन की बात अगर आएगी तो इंसोलेशन किसको बोलते हैं, कि हीट को कैसे माप देंगे, है ना, कि सन पर यूनिट सरफेस एरिया जो आता है, जो हीट पर यूनिट सरफेस एरिया है अर्थ पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलेंगे। तो मतलब क्या कि सन में इंसोलेशन हुआ, तो इंसोलेशन है तो वो किस तरीके का वेव यूज करता है, आपको पता है कि जब भी हीट है उसका क्या होगा, शॉर्ट वेव होगा। तो सन से जो भी लाइट निकल के आया वो कौन सा है, शॉर्ट वेव आ रहा है ना, लघु तरंग आ रहा है। और लॉन्ग वेव क्या होगा, जब हीट हो गया अर्थ हमारा, सूर्य गर्म कर दिया, शाम हो गया, अब इसको ठंडा होने का समय आएगा, तो ये लॉन्ग वेव जो है ऊपर की ओर जाएगा और इसको ठंडा करेगा अर्थ को, ठीक है। तो ये जो है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होता है, लघु तरंग सौर विकिरण होता है। लॉन्ग वेव अगर आपसे पूछा जाए, अगर पूछ जाए कि अर्थ को कूल कौन करता है, तो वो कौन करेगा, लॉन्ग वेव। रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्ट हो गया, और नवा वेव तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ठीक है। इसमें देखेंगे कि हमारा अर्थ है ये, तो जो सनलाइट आ रहा है येलो वाला, है ना, वो क्या इनकमिंग सोलर है, और उसका जो है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। और जो रिफ्लेक्ट होकर चला गया वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन हो गया। और जिसके कारण ये कूल हुआ है ना, ठंडा हो रहा है, रेड वाला, वो क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन हो गया, है ना। इसी में हम आपको जो बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रैप कर लेता है, एक इस तरीके से डूम बन जाता है जो ट्रैप करता था। ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ना, उसको जाने ही नहीं देगा ऊपर, तो सारा हीट जो है क्या, वो यहीं पे ट्रैप होगा। तो ये जो लेयर बनता है वो किसके कारण बनता है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और जो गैस के कारण बनता है ग्रीन हाउस, ये जो चैम्बर एक बन जाता है, वो कौन कौन सा बताए थे आपको कि 5 होता है, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले सवाल पे। हमारा जो छठा सवाल है कि विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर एयरप्लेन फ्लाई, है ना, कि जो जहाज है, वो विमान जो है, वेरी प्रिसाइजली जेट्स को बोलेंगे हम, कि कौन से लेयर में उड़ता है, उसका रीजन क्या है, वो हम आपको बताएंगे। तो आपको पता होगा कि अभी आपको बता रहे थे कि हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, हवा का लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं, उसी में पूछ रहा है कि कौन सा लेयर में, एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर है जिसमें जो है जहाज उड़ता है ना। तो अब बोलेंगे भैया अर्थ तो है, यहीं से उड़ के जाएगा, मतलब ट्रोपोस्फेयर में तो उड़ेगा ही उड़ेगा, तो इसको तो क्रॉस करेगा ही, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ये आइडियलिज्म की बात करें कि किस में अच्छे से उड़ेगा, स्थिर होके, तो वो कौन सा होता है, आंसर हम आपको बता रहे हैं, बाकी आगे समझाते हैं। वो है स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब समताप मंडल में। वो क्यों होता है हम आगे देखते हैं। ये जो आप पिक्चर देखें कि हमारा अर्थ है, तो ये जो जीरो से 20 किलोमीटर तक का जो लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं मतलब शोभ मंडल, है ना। 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का जो हाइट होता है, ये शुरू से 20 किलोमीटर तक गए, वो हो गया शोभ मंडल। 20 के बाद जैसे ही घुसेंगे तो वो क्या हो जाएगा, समताप मंडल। हिंदी में नाम सही समझ में आएगा कि समताप, ठीक है। समताप मंडल के बाद जैसे ही ऊपर जाएंगे तो होगा मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, है ना, मध्य मंडल। उसके बाद है ट्रोपोस्फेयर, या जिसको हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, आयन मंडल। और यह है एक्सोस्फेयर, मतलब बाह्य मंडल, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल,
ये आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। 0 से 20 जो हो गया वो ट्रोपोस्फेयर, 20 से 50 स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से 85 है ना मेजोस्फेयर, 85 से 690 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर, और 652 एबव है ना जिसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं, दैट इज एक्सोस्फेयर, बाह्यमंडल। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। आप देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ में हम एक लाइन बनाते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ से दो भाग में अर्थ है जो हो जाता है, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर और एक होता है साउथ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ये जो इंसोलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगा आपको, इक्वेटर पे। जो हमारा अर्थ है, ये जो इक्वेटर है, तो जो थिकनेस की बात करेंगे तो इक्वेटर पे क्या होगा, इंसोलेशन ज़्यादा होगा और ग्रेविटी कम होता है। इक्वेटर पे आप पढ़े होंगे साइंस में या ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी में कि ग्रेविटी जो है वो क्या होगा, कम होगा। कहाँ, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगा और इंसोलेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंसोलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इससे क्या होता है कि जो थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर का वो क्या होता है, इक्वेटर पे वो थिकनेस है जो कम होता है, और थिकनेस जो है इक्वेटर पे वो क्या होगा, इक्वेटर पे जो होगा वो ज़्यादा होगा, और जो पोल पे देखेंगे वो क्या होगा, कम होगा। हम आपको अर्थ इस तरफ दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे ये अर्थ नहीं है, ये हम आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये इक्वेटर है, तो इस तरीके से शेप बनेगा। इक्वेटर पे यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, जो ट्रोपोस्फेयर का थिकनेस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होगा और ग्रेविटी कम होगा। पोल पे क्या होगा कि ग्रेविटी कम लगेगा, इंसोलेशन भी कम होगा, धूप भी क्या होगा, यहाँ पे सॉरी ग्रेविटी ज़्यादा होगा और इंसोलेशन क्या होगा, धूप कम आएगा, तो इंसोलेशन कम पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इसका जो लेंथ है वो क्या होगा, कम होगा, और इक्वेटर पे ज़्यादा होगा ट्रोपोस्फेयर का। इसलिए ये जो इस तरीके से आप शेप देख रहे होंगे वो यही दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से लेयर में क्या क्या होता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, इसको आपको पहले हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें देखेंगे कि जितना भी एटमॉस्फेरिक है, बादल है ना, थोड़ी झंझावट, गर्जन, ये सब कहाँ होता है, ये होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर में। एटमॉस्फेरिक फिनोमेना जो भी है वो कहाँ हो रहा है, वो हमारा ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर हम प्लेन उड़ाएंगे तो कभी बहुत तेज़ हवा चलेगा तो उसको डिस्टर्ब करेगा, टर्बुलेंस आ जाएगा। बादल चमकेगा तो टर्बुलेंस आ सकता है, बहुत बादल रहा तो विजिबिलिटी कम रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो है जहाज वो बहुत अच्छे से उड़ता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ओजोन लेयर आपसे अगर पूछ जाए कि ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर में, तो क्या होगा, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर और अपर ट्रोपोस्फेयर में आप कह सकते हैं। आपको एक चीज़ और बताना है कि इसी में एक कैरमन लाइन पढ़े होंगे, कैरमन लाइन, कैरमन लाइन। तो वो कैरमन लाइन क्या होता है, आप कमेंट करके बताएंगे कि कैरमन लाइन क्या होता है। आप पढ़े होंगे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर का खेल, लैप्से रेट जो पढ़े होंगे, लैप्से रेट कि क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा है ना, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। लेकिन ये किस चीज़ में वैलिड है, बस ट्रोपोस्फेयर में, कि जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे। तो आपसे ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा कि ट्रोपोस्फेयर में अगर हाइट एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कमेगा। लेकिन सीधा उल्टा क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब क्या कि एल्टीट्यूड यहाँ बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था, एल्टीट्यूड बढ़ा रहे थे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा था। तो इसका उल्टा ये हो गया। फिर अगला लेयर में जैसे ही जाएंगे मीजोस्फेयर में, तो मीजोस्फेयर में क्या होगा कि फिर एल्टीट्यूड बढ़ेगा, टेम्परेचर कम शुरू हो जाएगा। मतलब 50 से आप 85 की ओर किलोमीटर के जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कमता चलेगा। आप बोलेंगे सर टेम्परेचर कितना कमेगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेपसे रेट पढ़े होंगे तो उसका क्या होता है, 6.5 डिग्री पर किलोमीटर वो टेम्परेचर बढ़ता घटता है। कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में 1 किलोमीटर जैसे ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर आप ऊपर गए है ना, तो 6.5 डिग्री जो है टेम्परेचर वो कम जाएगा। अगर 18 है तो वो क्या हो जाएगा, 12.5 डिग्री हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्से रेट। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आते आते जो है ये जो इसको हम ट्रोपोपाउज पॉज बोलते हैं है ना, यहाँ पे चेंज होता है ना। तो चेंज के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो है आप -60 देखेंगे, फिर यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, फिर ऊपर में माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो टेम्परेचर है वो बहुत स्टेबल है, एटमॉस्फेयर है नहीं। इसी के लिए एयरक्राफ्ट जो है आइडियली
किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक फिनोमेना कहाँ होता है? ट्रोपोस्फेयर में। आपसे पूछा मीटियोर्स कहाँ पाया जाएगा? तो वो होता है मीजोस्फेयर में। आपसे पूछ देगा अरोरा बोरियोलिस, आप सुने होंगे, वो कहाँ होता है? तो वो ट्रोपोस्फेयर में होगा। सैटेलाइट कहाँ भेजते हैं हम लोग? ट्रोपोस्फेयर में भेजते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। डिटेल में आप रिवीजन कर लीजिएगा, एक सवाल होता है और आप जरूर बताइएगा, है ना, कि कार्मेल लाइन क्या होता है। अगला जो सवाल है वो है कि साइमन कमीशन, हिस्ट्री से सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री के। साइमन कमीशन कब किया था विजिट? कहाँ? इंडिया। आपको पता होगा साइमन कमीशन की बात कब आती है? 1919 का जो रिजोल्यूशन आता है, 1919 का जो वो चेंज लेके आते हैं कि किसी भी आदमी को हम पकड़ के जेल में डाल देंगे बिना कोई सुनवाई के हुए, उसी के खिलाफ ये आता है, उसी को देख रेख करने के लिए कि चलो भाई एक आदमी को पकड़ के लाता है कि तुम जाओ और पता करो कि ये जो 1919 का कानून आया था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे। और एक आदमी को पकड़ता है जिसका नाम है साइमन। साइमनवा बोलता हम अकेले नहीं जाएंगे, बड़ी मारेगा। तो वो बोलता है 6 आदमी और ले लो। तो 6 और 1 क्या हो जाता है? 7 आदमी। और सातों के सातों क्या होता है? ये गोरा होता है। तो इसी को बोलते हैं साइमन कमीशन। ये सातों लोग जो आता है, जिसका हेड कौन होता है? साइमनवा। तो वो आएगा साइमन, क्योंकि साइमन बोलता है ना भाई अकेले नहीं जाएंगे, बड़ी मार मारेगा वहाँ। तो साइमन अपने साथ 6 आदमी को लेकर आता था, 7 आदमी, मतलब ये 7 मेंबर कमेटी होता है और सातों का सातों गोरा होता है। तो इसीलिए जो साइमन जब आता है वो कब आता है? 1928 में। इसका थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं कि चल रहा था एनसीएम, चौरी चौरा हो गया, है ना। चौरी चौरा कब होता है? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो पुलिस को वो चौकी पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। गांधी जी क्या करते हैं? उसको अपना जो एनसीएम है उसको वो बोलते हैं कि नहीं स्टॉप करो, ख़त्म करो। इसी में जो है वो नेशनल क्लैमिटी बोल देते हैं सुभाष चंद्र बोस की, फेल्यूर ऑफ दिस मूवमेंट एज ए नेशनल क्लैमिटी। उसके बाद क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि ठीक है, गांधी जी बोलते हैं कि अभी जो है हमारा जो देश है वो बहुत, हमारा जो क्राउड है दैट इज़ नॉट दैट मेच्योर कि हम कोई इस तरीके के एनसीएम जैसा मूवमेंट करें। तो क्या होता है कि स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स होता है, गया में सेशन होता है, वहाँ पे प्रो चेंजर्स और ये नो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स बन जाता है। तो प्रो चेंजर्स जो होता है वो बोलता है कि हम कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, वहीं जाके बैकआउट करेंगे। और जो नो चेंजर्स होते हैं वो बोलते हैं हम क्राउड को रेडी करेंगे। ठीक है, तो यहीं से ये सब शुरू होता है। और क्या बनता है कि जो वो लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव बनने के बाद सरकार बन जाती है ना। फिर 1925 में विठल भाई पटेल बनते हैं पहले इंडियन स्पीकर। फिर 1926 में असेंबली का इलेक्शन होता है जिसमें 35 सीट जीतते हैं। तो वहीं पे 1927 में अनाउंस किया जाता है क्या? साइमन कमीशन का। और साइमन को पकड़ा जाता है कि जाओ तुम इंडिया और जाओ के पता करो कि जो कानून हम बनाए थे, जॉन साइमन इसका नाम होता है, कि जो 1919 का जो कानून था उस पर इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वो लोग आता है। ठीक है, ये देखिए ये सब सूट बूट पहन के आएगा टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ 1919 रिफॉर्म का। और ये आता कब है? 1928 में। 7 मेंबर, सातों वाइट आता है। इसी के लिए बोला जाता है कि एक तो तुम आए हो 1919 में ही क्या हो जाता है हमारा जलियांवाला बाग, जिसमें बोला जाता है कि बहुत कम लोग मरे हैं जबकि मरते बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इसी गुस्से में कि हमारे यहाँ आ रहे हो और सब का सब वाइस्ड करोगे तो वो वाइस्ड हो जाएगा ना, सारा वाइट लोग आया है तो वो वाइस्ड हो जाएगा, है ना, एक तरफा तुम देखोगे। इसी के लिए साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। ठीक है, और इसी में लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हो जाता है। जो कौन करवाता है अनाउंस? सॉन्डर्स, जिसको बाद में गोली मार देते हैं कौन? भगत सिंह। तो साइमन गो बैक का जो नारा दिया जाता है यही। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1928। कि जो साइमन कमीशन है वो इंडिया कब आया था? 1928 में। आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, टाइमलाइन। अगला सवाल कि आदि ब्रह्मो समाज जो है वो किनके द्वारा फाउंड किया गया था? तो आदि ब्रह्मो समाज जो है किनके द्वारा फाउंड किया गया था? राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप देखेंगे कि ये तीनों रिलेटेड किस चीज़ से हैं? ब्रह्मो समाज से। ब्रह्मो समाज। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट आदि ब्रह्मो समाज, नॉट अबाउट ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन बनाया था। तो इसमें एक आदमी जो तो ब्रह्मो समाज बनाया था राजा राम मोहन राय। बट सवाल में क्या पूछ रहा है? आदि ब्रह्मो समाज। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो है वो कौन है? राजा राम मोहन रॉय। इसमें इनको जो राजा का जो उपाधि दिया गया था, इनका नाम था राम मोहन रॉय, लेकिन इनको टाइटल दिया गया राजा का। तो वो कौन दिया था? आप कमेंट करके बताएंगे कि राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किन्होंने दिया था। यही शुरू किए थे 20 अगस्त, पेन बदल ले रहे हैं, 20 अगस्त 1828 को बनाए ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज था वो किस चीज़ पे बात करता था? वो क्रिटिसाइज करता था कास्ट सिस्टम को, आइडल वर्शिप को,
तो ये बात किस चीज़ पे करता था? तो ये बात करता था मोनोथिस्टिक आइडियोलॉजी। ठीक है, इनके साथ कौन थे? ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी, जो एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। ये दोनों मिल के बनाते हैं क्या? ब्रह्मो समाज, 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, ये टैगोर फैमिली में ना दाढ़ी रखने का लगता प्रचलन ही था। ठीक है, उसके बाद इनके साथ एक और आदमी होते हैं जिनका नाम है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। 1866 में क्या होता है कि राजा राम मोहन राय का डेथ हो जाता है। तो 1866 में होता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का वो बना लेते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। कौन बना लेते हैं? ये बना लेते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर 1866 में, इनके डेथ के बाद। फिर क्या होता है कि 1878 में दोनों में बनता नहीं है, तो 1878 में ये बना लेते हैं अपना एक अलग से साधारण ब्रह्मो समाज। नहीं सॉरी, ये बनाते हैं जो केशव चंद्र सेन हैं, ये बनाते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में, है ना। और 1866 में ये बनाते हैं और बोलते हैं कि बाल विवाह वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, और ये अपनी ही बेटी का जो कि क्या थी, नाबालिग थी, उन्हीं का शादी ये कर देते कूच बिहार के राजा से संपत्ति के चक्कर में। तो इनका जो फॉलोअर था वो 1878 में छोड़ देता है और वो लोग बना लेता है साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, और ये दोनों मिलके तो क्या बनाए थे? ब्रह्मो समाज। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो बाद में बनाते हैं आदि ब्रह्मो समाज, है ना। ये बनाते हैं आदि ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज। तो आपसे सवाल पूछा गया कि आदि ब्रह्मो समाज किनके द्वारा फाउंड किया गया था? तो वो हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन जो है वो क्या बनाए थे? वो बनाए थे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, और राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ये तीनों मिलकर क्या बनाए थे? ये ब्रह्मो समाज बनाए थे 1828 में। अगला जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर बात करेंगे तो दिस पर्सन इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ट्रू जेंटलमैन, है ना। ये सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, और ये जो अगर इनका नाम आप जानेंगे तो जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो आया था 1856 में, इनका बहुत बड़ा हाथ था। डलहौजी के समय में लाया गया था, वही पास किया था। ठीक है, तो हिंदू विडो मैरिज में इनका बहुत योगदान रहा है। इनका द्वारा एक न्यूज़पेपर भी निकाला जाता था, आप वो कमेंट करके बताइएगा। हम बता दे रहे सोम प्रकाश, चलिए बता ही दिए, सोम प्रकाश पत्रिका इन्हीं के द्वारा निकाला जाता था, सोम प्रकाश पत्रिका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, अगला सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा इन बिहार। अब आप बात करेंगे कि लॉन्गेस्ट रिवर गंगा के बाद, तो गंगा कितना किलोमीटर बहती है? तो गंगा की बात करेंगे तो गंगा जो है वो 445 किलोमीटर कहाँ? बिहार में बहती है। कहाँ एंटर करती है? चौसा, आरा में। और वो बिहार से एग्जिट कहाँ पे करती है? वो जगह का नाम है मनिहारी। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कटिहार में। ठीक है, तो बिहार का तो ये गंगा का तो हो गया। अब जो चौथा कौन कौन सा ऑप्शन है वो है कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती या सोन। तो हम देख लेते हैं कि कौन कितना है। कोसी को देखेंगे अगर हम, तो कोसी जो है वो कहाँ से निकलती है? कोसी जो है वो नेपाल से निकलेगी, है ना। ये देखिए, ये गंगा यहाँ चौसा से, ये चौसा से घुसी, और ये मनिहारी से निकल गई कटिहार से होके। यहाँ पे देखेंगे ये है कोसी, तो ये देखेंगे ये जो है बिहार का बाउंड्री, ये जो जगह है वो कौन सा हो जाता है? ये है नेपाल। नेपाल में कहाँ से निकल रहा है वो? गोसाई स्थान काठमांडू में जगह है, वहीं से कोसी निकलती है। और कोसी पूरे बिहार में कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है? 260 किलोमीटर। दूसरा जो नदी है वो है बूढ़ी गंडक। तो गंडक ये हो गया और ये बूढ़ी गंडक हो गया। बूढ़ी गंडक को देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? सीकराना भी बोलते हैं, सीकराना रिवर, सीकराना रिवर। और ये कहाँ से निकलता है? ये सोमेश्वर हिल्स से, सोमेश्वर हिल्स है, सब आप पढ़े होंगे बिहार ज्योग्राफी में, है ना। और ये कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है? ये 320 किलोमीटर ट्रेवल करता है यहाँ से यहाँ तक में। उसका तीसरा जो है बागमती, ये है बागमती। बागमती देखेंगे सीतामढ़ी से कहाँ घुस रहा है? बिहार में। ये कहाँ से निकलती है? महाभारत रेंज, जो हमारा हिमालयन का रेंज है महाभारत रेंज नेपाल में, वहाँ से। और ये कितना कर रहा है? 394 किलोमीटर। चौथा जो हमारा सोन, तो अभी तक जो भी रिवर हम देख रहे थे, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये सब किसका था? नॉर्थ बिहार का। अब ये जो सोन है वो किसका है? साउथ बिहार का। तो ये है सोन। ये किससे निकलती है? ये है अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है। और ये कितना बिहार में ट्रैवल करती है? तो ये 202 किलोमीटर ट्रैवल करती है। अब चारों ऑप्शन देख लिए, है ना, कि कोसी कितना किलोमीटर कर रही है? 260। बूढ़ी गंडक कितना कर रही है? 320। बागमती 394 और सोन 202। तो आंसर इज 394। बिहार में गंगा कितना? 445 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको सब रिवर का ओरिजिन और कितना किलोमीटर
चलती है, और कुछ कुछ रिवर जैसे सोन है, इसका आपको ट्रिब्यूटरी वगैरह पता होना चाहिए। ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे, आज का जो CBS है उसका अंतिम सवाल कि ककोलत वाटरफॉल इज ऑन विच रिवर। आपको पता है ककोलत वाटरफॉल को क्या बोलते हैं? नायग्रा ऑफ बिहार, नायग्रा फॉल ऑफ बिहार। तो ककोलत है कहाँ? तो ये पड़ता है नवादा डिस्ट्रिक्ट में, नालंदा के बाद नवादा आता है, वहाँ पड़ता है, ये तो पता होगा। तो ये कौन से नदी पे है? क्योंकि जो पहाड़ है तो उस पर पानी कहीं ना कहीं से तो आता होगा, ग्लेशियर तो है नहीं पहाड़ पे कि यहाँ पिघल पिघल के गिरा और फॉल बन रहा है, कोई नदी का ही पानी आता होगा। तो कोयल रिवर आप जब देखेंगे तो कोयल रिवर तो कहाँ है? ये झारखंड में है। कोयल रिवर जो है कहाँ है? झारखंड में। जो कहाँ से निकलती है? पलामू टाइगर रिजर्व जो देखे होंगे, पलामू टाइगर रिजर्व जहाँ एक भी क्या है, बाघ नहीं है, वहीं से निकलती है। और ये दो भाग में बढ़ जाती है, एक नॉर्थ कोयल और एक साउथ कोयल। तो जो नॉर्थ कोयल है वो किसका? सोन का ट्रिब्यूटरी है। जो साउथ कोयल है वो किसका है? शंख रिवर आप पढ़े होंगे, उसका ट्रिब्यूटरी है। एक है पंचाने नदी। पंचाने नदी जो भी बिहार शरीफ के होंगे ना, नालंदा के, उनको पता होगा कि पंचाने नदी क्या होता है। जब बहुत बारिश होगी ना तो वो सबको डुबा उबा के चला जाएगा, 2 दिन में पानी रहेगा, 2 दिन के बाद एकदम खाली हो जाएगा। तो वो है पंचाने नदी। तीसरा है लोहारबर, लोहावर, तो यही नदी है लोहावर, जिसी का पानी से यहाँ फॉल बनता है। और चौथा है फल्गु, फल्गु को हम नीलांजना भी बोलते हैं, और ये कहाँ? गया जी में है। ठीक है, तो आपको सब पता होगा, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हालांकि ये नहीं भी अगर आपको आता है तो कोई टेंशन का बात नहीं है, लेकिन ये सब सवाल कभी कभी बीपीएससी में इस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स पूछ देगा, इसलिए डाला गया था लोहावर नदी। पंचाने आपको पता है ये क्या है? ये जो नागपुर प्लेटू वहीं से निकलती है, और ये मोकामा वाला टाल से होते हैं, इसको मुहाने नदी भी बोलते हैं, मुहाने नदी। ठीक है, पंचाने, लोहावर, फल्गु, ये सब। सो आप लोग सब ईमानदारी से पढ़िए, और एग्ज़ाम में बहुत कम दिन रह गया है, खूब अच्छे से रिवीजन करिए, डरिए उरिए नहीं, और जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखिए और एकदम रिजल्ट होगा। थैंक यू सो मच।